के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे पाकिस्तान छटपटा रहा है। कश्मीर में खौफ फैलाने के लिए पाकिस्तानी आतंकियों ने अब गैर कश्मीरियों को मारना शुरू कर दिया है। पिछले 15 दिन में 12 गैर कश्मीरियों को सरेआम कत्ल कर दिया गया। अब तक 4 गैर कश्मीर ट्रक ड्राइवरों को मार डाला गया है। वो सभी सेब को कश्मीर से लेने पहुंचे थे। शोपियां में एक सेब कारोबारी को मार दिया। एक दिन पहले 6 मजदूरों का कत्ल कर दिया गया। सभी बंगाल के रहने वाले थे। ये तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। 5 तस्वीरें, 4 ट्रक ड्राइवरों की हत्या, एक सेब कारोबारी का कत्ल, 6 मजदूरों को गोलियों से भून दिया गया। 15 दिन में 12 गैर कश्मीरियों का मर्डर कर दिया गया है। और साथ ही कश्मीर में आतंकी सेब जिहाद चला रहे हैं, यानी सेब के कारोबार से जुड़े गैर कश्मीरियों को डराकर घाटी छोड़ने पर मजबूर कर रहे हैं। इसके लिए सेब की पेटियों में सेब पर जिहादी मैसेज लिखकर फैलाया जा रहा है। इस वक्त आतंकवादी गैर कश्मीरी मुसलमानों को भी नहीं छोड़ रहे, एक लाइन में खड़े कर नरसंहार कर रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान का मंसूबा है, गैर कश्मीरियों को मारा जाएगा तो कोई कश्मीरी नहीं आना चाहेगा, जिससे कश्मीर का एजेंडा वो दोबारा शुरू कर सकता है। इसके अलावा कश्मीर से कारोबार खत्म करके वहां की इकोनॉमी तबाह कर देना चाहते हैं, जिससे कश्मीरी परेशान होकर आतंक की राह पर आने के लिए मजबूर हो जाए। है कि कश्मीर में उन लोगों को निशाना बनाया जा रहा है जिनकी वजह से कश्मीर में रोजगार बढ़ रहा है, लोगों को आमदनी हो रही है। 370 हटने के बाद कश्मीर से दिल्ली का रास्ता एक हो गया और इसी बात से आतंकी हताश है, तो इमरान खान दुनिया में हर जगह बेपर्दा हो गए हैं। यही वजह है कि वो हार का बदला गैर कश्मीरी लोगों से लेने लगे हैं। ওই দাঙ্গার মধ্যে কেউ যায় না কাজ করতে, ওই গন্ডগোলের মধ্যে কাশ্মীরে কেউ কাজ করতে যায়? আপনাদেরকে বাঁচানোর জন্য গেছে, আপনাদের পেটে ভাতের জন্য গেছে, দিয়ে জানটা গেল তার। जिस तरह से गैर कश्मीरियों को लाइन में खड़े कर गोलियों से भून दिया गया, 5 गैर कश्मीरी मजदूरों को तालिबान की तरह मौत की नींद सुला दिया गया। इसे देखकर यही लगता है कि कश्मीर की खुशहाली देखकर पाकिस्तान पागल हो गया है। ये क्षणिक है, जब दीपक बुझने वाला होता है तो लौ इसी घर से उछलता है और पाकिस्तान की मंशा पूरी नहीं होगी। कश्मीर में कश्मीर अमन चैन शांति कश्मीरियत के लिए पूरी सरकार लगी हुई है। अब पीओके की बारी। पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान से आए मजदूरों को और कारोबारियों को गोलियों से छलनी करने वाले आतंकवादियों का सिर्फ एक मकसद है कि वो कश्मीर को अलग थलग करना चाहते हैं। क्या बंगाल के मुर्शिदाबाद से कश्मीर में रोजगार करने आए कमरुद्दीन, रफीक, निजामुद्दीन जैसे लोगों से इमरान खान घबराने लगे हैं? इसीलिए कश्मीर को इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश रच रहे हैं इमरान। मैं ये बयान सुनता हूँ, कई आजाद कश्मीर में नाम भी लूंगा लोग बात करते हैं, या कई और बयान दे देते हैं कि जनाब जिहाद कश्मीर में शुरू कर दें हम, और या पाकिस्तानी फौज चली जाए कश्मीर में, या हमें हथियार उठाने चाहिए। बड़ी गौर से मेरी बात सुन लें। जो ये बात कर रहे हैं वो कश्मीरियों से भी दुश्मनी कर रहे हैं, वो पाकिस्तान से भी दुश्मनी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये हिंदुस्तान चाहता है।
क्या गैर कश्मीरियों के नरसंहार से पाकिस्तान अपनी झुंझलाहट मिटा रहा है? दरअसल कश्मीर दौरे पर आए यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया। यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान की आतंकी फंडिंग का पर्दाफाश किया तो इमरान और उनके पाले आतंकियों ने कश्मीर से बदला लेना शुरू कर दिया है। By Pakistan and by other Muslim countries, and we have to, or the terrorist attacks by those groups are a global problem, and therefore probably here in Kashmir lays one of the keys to solve it. कश्मीर को इमरान खान सीरिया बनाना चाहते हैं, अफगानिस्तान का तालिबान बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान चाहता है कि कश्मीर में डर का माहौल बनाया जाए, लेकिन सुन लो इमरान और सुन लो पाकिस्तान, जितनी भी साजिश कर लो, कश्मीर का जवाब है कि अब आतंक को और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो भी आतंकी कश्मीर में बचे हैं उनके सीने में बारूद भर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। कश्मीर में मौजूदा स्थिति में अमन है, लेकिन पाकिस्तान आतंक फैलाकर जन्नत को बर्बाद करना चाहता है। जम्मू कश्मीर का दौरा खत्म होने के बाद यूरोपियन यूनियन के सांसदों ने दो टूक शब्दों में यही बयान किया, लेकिन हमारे देश के विपक्ष को यूरोपियन यूनियन के सांसदों के दावे पर भरोसा नहीं हुआ, बल्कि उन्हें तो दौरे तक पर एतराज है। सवाल ये कि क्या यही विपक्ष का राष्ट्रवाद है? यूरोपियन यूनियन के सांसदों को भा गया कश्मीर। विदेशी सांसदों ने विपक्ष के बयानों पर उठाए सवाल। कश्मीर में आतंकवाद है समस्या, समर्थन करे दुनिया। 2 दिनों तक जम्मू कश्मीर में घूमकर स्थानीय लोगों से बात कर और अपनी आंखों से पाक प्रायोजित आतंकवाद के सबूत देखकर यूरोपियन यूनियन के 23 सांसदों ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सूरत हाल बताया, उससे एक बार फिर कांग्रेस के साथ साथ वो तमाम विपक्षी पार्टियां कटघरे में खड़ी हो चुकी हैं जो धारा 370 हटाए जाने के फैसले को गलत और कश्मीर में लोकतंत्र के दमन का आरोप लगाती हैं। ईयू सांसदों ने कहा कि कश्मीर की समस्या आतंकवाद है, जबकि विपक्षी दलों को वहां सुरक्षा बलों की तैनाती से खतरा नजर आता है। In Kashmir is not problem only of India. Totally agree with my colleague, Mr. Pirimariani. I think it's our problem also, the problem of our international community, and obviously we need support India. अगर यूरोपियन डेलीगेशन जा रहा है तो आपने यूनाइटेड नेशंस का ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के लोग जाना चाहते तो उन्हें आपने क्यों रोक दिया? 2 दिन के दौरे में कई पंच, सरपंच, छात्र छात्राएं और स्थानीय लोगों से बात कर यूथ सांसदों ने कहा कि कश्मीर के लोगों को भारतीय होने पर गर्व है, जो चाहते हैं कि यहाँ भी देश के दूसरे इलाकों की तरह विकास हो। मगर विपक्ष कहता है कि सरकार तो किसी को कश्मीर जाने ही नहीं देती, वहाँ के लोगों को बात ही नहीं करने देती। What these people said, they said we just want to be Indian, we are Indian citizen and we want to be Indian like all the other Indian citizens. We want to have a development like other parts of the country. यूरोपियन यूनियन को भेजकर हिंदुस्तान के पार्लियामेंट का अपमान हुआ है, हिंदुस्तान की जनता का अपमान हुआ है जिनके वो प्रतिनिधि हैं, हिंदुस्तान के लीडरों का और राजनीतिक दलों का अपमान हुआ है। आरोप कश्मीर में मीडिया की पाबंदी पर भी लगते हैं, मगर यूं सांसद भारत में मीडिया की स्वतंत्रता से हैरान रह गए। उन्हें मलाल है तो इस बात का कि एक तबके ने उनके दौरे की गलत रिपोर्टिंग की। I was a little shocked by watching the TV news last night because I saw that some Indian channels gave a quite wrong presentation of our visit. Even some have insulted us, presented us as fascist, Islamophobe, racist, which is absolutely not the case. To be present by the colleague that it's a multi-party delegation with absolutely no
nobody who could be considered as a fascist, racist or Islamophobe. I think myself, if I was treated like that in my country, I will put the media to the court. ये तो ऑफिशियल डेलीगेशन है ही नहीं। क्यों ऑफिशियल डेलीगेशन जब है ही नहीं तो आपने क्यों बुलाया उनको? और ऐसे लोगों को जो मुसलमानों से, इस्लाम से हेटरेट करते हैं, जो हिटलर को चाहने वाले हैं, ओपनली इसमें से कई एमपी ऐसे हैं जो हिटलर को चाहने वाले हैं, फासिस्ट हैं पूरे, आप उनको दिखा रहे हैं, उनको बुला रहे हैं, उनको अपना दोस्त समझ रहे हैं। ईयू सांसदों ने कश्मीर से धारा 370 हटाने के फैसले को भारत का आंतरिक मामला बताया और कश्मीर की बेहतरी के लिए उठाए जा रहे कदमों की तारीफ की। मगर सवाल है कि क्या इन विदेशी सांसदों की तारीफ का सर्टिफिकेट भारत के कुछ काम आएगा, क्योंकि ईयू सांसदों का ये दौरा सरकारी नहीं निजी था। पे कहीं पर कोई किसी को नहीं रोक रहा, रोज फ्लाइट जा रहा है, बैठ जाए जाके जिनको जाना है। अपने देश के सांसदों को, विधायकों को, ये पूर्व सांसदों को या जो नहीं भी हैं सांसद विधायक, उनको भी कोई दिक्कत नहीं जाने में, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। हमने कब रोका है किसी को? जाएं, घूमकर आए। और जो ईयू के सांसद हैं, जब उन्होंने भी आना चाहा, हमारे पास कुछ छिपाने को होता तो हम कहते नहीं, अभी हम नहीं बुला सकते, हमारे पास तो अब अच्छा बताने को है। ईयू सांसदों के दौरे को विपक्षी सांसद अपने अधिकार का हनन बता रहे हैं। सरकार पर प्रायोजित दौरा कराकर वाहवाही लूटने का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में क्या फिर से पाकिस्तान विपक्ष के ऐसे बयानों को हथियार नहीं बना पाएगा? सवाल है कि क्या विपक्ष को कश्मीर पर सरकार की इस डिप्लोमेसी का साथ नहीं देना चाहिए? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पाकिस्तान एक तरफ कश्मीर में माहौल बिगाड़ने का मंसूबा पालकर बैठा है, दूसरी तरफ उसके मंत्री धमकी दे रहे हैं, बात बात पर बम फोड़ने की गीदड़ भभकी देते हैं। इस बीच पाकिस्तान के एक और मंत्री सामने आ गए जो कहते हैं अगर किसी देश ने भारत का साथ दिया तो मिसाइल दाग देंगे। आप भी देखिए इमरान के मिसाइल फेंकू मंत्री को और पाकिस्तान का बतौलेबाज मंत्रालय। कल को अगर भारत के साथ अंत से मजबूर होने तो एक मिसाइल भारत पे जाएगा। न्यूक्लियर जंग है कि दुनिया के ऊपर इसके असर जाएंगे। हिंदुस्तान ये याद रखे, हमारे पास पाव आधा पाव का भी बम है। इमरान के मंत्री जेब में मिसाइल लेकर घूमते हैं। भारत के साथ है, वो भी ये सुन रहे हो, एक मिसाइल भारत पे जाएगा, एक मिसाइल पे भी जाएगा। बात बात पर मिसाइल दागने की बात करते हैं। बेसिकली हमारे पास 75% मिसाइल टेक्नोलॉजी है और 25% एयर टेक्नोलॉजी। जो भारत का साथ देगा, गांदापुर मिसाइल दाग देगा। जो भारत के साथ है, वो भी ये सुन रहे हो, एक मिसाइल भारत पे जाएगा, एक मिसाइल पे भी जाएगा। ये है इमरान का मिसाइल फेंकू मंत्री। कल को अगर भारत के साथ अंत से मजबूर हो गए तो एक मिसाइल भारत पे जाएगा, एक मिसाइल पे भी जाएगा। जब कुछ बस में नहीं तो बस जुबान से जहर उगल दो। पाकिस्तान में ये रवायत रही है, जब जब पाकिस्तान बौखलाता है तो वहां के नेता जुबानी उल्टी कर डालते हैं। अब कश्मीर पर पाकिस्तान चारों खाने चित हो गया है तो बौखलाहट सामने आ रही है। एक वक्त में पाकिस्तान के दोस्त रहे सऊदी अरब के दौरे पर पीएम मोदी पहुंचे तो पाकिस्तान के मंत्रियों को जलन होने लगी। मोदी ने सऊदी के प्रिंस को भाई तक कह डाला तो पाकिस्तान में हाय तौबा मच गई। मैं हिज मैजेस्टी द किंग एंड कस्टोडियन ऑफ 2 होली मॉस्क्स और मेरे भाई हिज रॉयल हाइनेस द क्राउन प्रिंस का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे इस फोरम में भाग लेने का निमंत्रण दिया। सऊदी प्रिंस से मोदी की दोस्ती को देखकर पाकिस्तान में खलबली मचनी तय थी, लेकिन आग बबूला होकर पाकिस्तान के मंत्री अपना आपा खो देंगे ये नहीं पता था। पाकिस्तान में कश्मीर मामलों के मंत्री अली अमीन गांदापुर ने गीदड़ भभकी देते हुए कहा, जो भारत का साथ देगा उस पर मिसाइल दाग दी जाएगी। जो भारत के साथ है, वो भी ये सुन रहे कि कल को अगर भारत के साथ हमारी कशीदगी उठा तक गई तो मंत्री अली अमीन गांदापुर ने गीदड़ भभकी देते हुए कहा, जो भारत का साथ देगा उस पर मिसाइल दाग दी जाएगी।
जो भारत के साथ है वो भी ये सुन ले कि कल को अगर भारत के साथ हमारी कशीदगी उस हद तक गई तो हम जंग से मजबूर हो गए, क्योंकि दुनिया इसका मुदाखलत नहीं कर रही इस मसले के ऊपर। तो फिर वो समझ गई इस बात को कि अगर वो भारत के साथ है तो एक मिसाइल भारत में जाएगा तो एक मिसाइल उस पर भी जाएगा। वो तैयार रहे इस चीज के लिए। मिसाइल न हुई, कोई खिलौना हो गया, जब दिल चाहे छोड़ दी। अब गांधापुर को कौन समझाए? उन्होंने कितनी गंदी बात की, कौन इन्हें समझाए? क्योंकि पाकिस्तान में गंदे बयान देने वाले बयान बहादुरों की पूरी फौज है। एक ढूंढो, पाकिस्तान में ऐसे सैकड़ों नमूने मिलते हैं। अब एक और मंत्री की बात सुन लीजिए। ये कहते हैं पाव पाव भर के बम जब चाहे जहां फोड़ दें। हिंदुस्तान को मुतनब्बे करता हूं, हमारे पास आधे आधे पाव के और पाव पाव के भी एटॉमिक बम है। हमें पता है कि 1 इंच का इस्तेमाल करना है, आधे इंच का करना है, पौनी इंच का करना है या 2 इंच का करना है। अली अमीन गांडापुर ने तो ये तक कह दिया कि जो मुस्लिम देश भारत का साथ देंगे वो उन पर भी मिसाइल छोड़ने से पीछे नहीं हटेंगे। सोचिए कैसे मानसिक हालात से गुजर रहे हैं पाकिस्तान के मंत्री। अब रेल मंत्री शेख रशीद की गीदड़ भपकी सुनिए। शेख रशीद ने भारत को परमाणु हमले की धमकी दे डाली। एक बार नहीं, कई बार वो ऐसा ही कर चुके हैं। लेकिन अब उनका एक और बयान सुनिए, जिसमें उन्हें मोदी का नाम लेते ही करंट लग जाता है। सोचिए, जो खुद घबराया हुआ है वो किस मुंह से भारत को धमकी देगा। हम तुम्हारी मोदी नीयतों से वाकिफ हैं। तुम्हारा रस कष्ट करंट लग गया, खैर है, कोई बात नहीं। करंट लग गया, खैर है, कोई बात नहीं। मेरा ख्याल है करंट आ गया है। ये मोदी इस जलसे को नाकाम नहीं कर सकता। शेख रशीद को मोदी के नाम से करंट लग जाता है तो इमरान खान मोदी का नाम सुनते ही आग बबूला हो जाते हैं। उसके बाद वो भी परमाणु हमले की धमकी दे डालते हैं। ये अगर मसला जंग की तरफ चला गया तो याद रखें कि न्यूक्लियर हथियार है दोनों मुल्कों के पास, और जो न्यूक्लियर जंग है वो कोई भी नहीं जीतेगा। लेकिन ये नहीं कि यहां भी तबाही मचेगी, ये दुनिया के ऊपर इसके असर जाएंगे। इसलिए जिम्मेदारी आज आलमी कम्युनिटी के ऊपर है। बड़े बड़े जो सुपर पावर्स हैं, बड़े मुल्क हैं, उनके ऊपर है। और दुनिया आए हमारे साथ या ना है, पाकिस्तान तो अब हर हद तक जाएगा, हर सतह पे आखिरी सांस तक उनके साथ जाएंगे। दरअसल पाकिस्तान में इस तरह के बातूनी मंत्रियों की एक फौज है जो हर मसले पर बोलते जरूर है, चाहे जानकारी हो या ना हो। ऐसे में कई दफा पाकिस्तान के लिए ये लोग मुसीबत का सबब बन जाते हैं। लेकिन वो भी क्या करें, जब पाकिस्तान का वजीर आजम खुद ही नफरत भरी जुबान बोलता है तो भला उसके मंत्री क्यों खामोश रहेंगे। उनके बयान सुर्खियां तो बन जाते हैं, लेकिन दुनिया भर में पाकिस्तान को नीचा दिखाने के बाद। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इमरान के बमबाज मंत्री को आपने सुना, लेकिन इमरान की खुद की कुर्सी हिलने लगी है। दरअसल पाकिस्तान में आजादी मार्च इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहा है। इमरान की परेशानी बढ़ती जा रही है। मौलाना का ऐलान है, इस्लामाबाद पहुंचते ही इमरान का तख्ता पलट हो जाएगा। यानी इमरान की सत्ता जाने में सिर्फ कुछ घंटे बाकी हैं। कराची से आजादी मार्च चला, कल रात लाहौर पहुंच गया, अब इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहा है और मौलाना रास्ते भर में आजादी की तकरीरें पढ़ रहा है। आजादी मार्च का जिस जज्बे और वलवले से इस्तेमाल किया है, दिल की गहराई से उसकी कदर करता हूं। अल्लाह ताला पूरी कौम को अपने अजीमतर मकासद में कामयाबियों से सरफराज फरमाए। इमरान खान की नींद उड़ चुकी है क्योंकि कुछ घंटों में इस्लामाबाद तक मौलाना का काफिला पहुंच जाएगा। इस बीच पाकिस्तानी मीडिया ने बैन के बावजूद मौलाना को दिखाना बंद नहीं किया है। और अब कुछ बात करेंगे आजादी मार्च के हवाले से, जिससे निपटने के लिए वफाकी हुकूमत ने मुख्तलिफ ऑप्शन अपने लिए तैयार कर लिए हैं। ज़राए के मुताबिक हुकूमत पेशावर मोड़ जलसे के इनेकाद तक लचक का मुजाहिरा करेगी। इंतजामिया जलसागाह तक पहुंचने के लिए रुकावटें भी खड़ी नहीं करेगी, लेकिन अगर शुरका जलसागाह से आगे बढ़े तो हर ऑप्शन इस्तेमाल किया जाएगा। उधर इमरान खान के मंत्री सब कुछ कंट्रोल में होने का दावा कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान की आजादी मार्च से इमरान सरकार की सांसें उखड़ी हुई हैं, क्योंकि मौलाना के साथ विपक्षी पार्टियां भी मिली हुई हैं। ये अलग बात है कि इमरान खान मौलाना के आजादी मार्च को ही करप्ट बता रहे हैं। यकीनन पुलिस फोर्स का इस्तेमाल होगा और शुरका को वहीं रोकने के लिए ताकत का इस्तेमाल होगा, और अगर धरना दिया जाता है तो फिर मुज़ाकरात का अमल जो है वो दोबारा शुरू होगा। यही मुज़ाकराती कमेटी जो कायम की गई है 7 रुकनी, इस 7 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी को मुज़ाकरात तक तहलील नहीं किया गया, यही आगे बरकरार रखेगी और
फौरी तौर पर मुज़ाकरात का अमल जो है वो शुरू किया जाएगा। इमरान खान की सरकार को महज 18 महीने हुए हैं। इन 18 महीनों में इमरान खान हर मोर्चे पर फेल हुए हैं। पाकिस्तान कंगाली की ओर बढ़ता जा रहा है, इसीलिए जनता गुस्से में है। इसी गुस्से के सहारे मौलाना फजलुर रहमान ने आजादी मार्च निकाला, जो कराची से 4 दिन पहले चला था। बीती रात लाहौर पहुंचा। आजादी मार्च में शामिल लोगों के लिए हर इंतजाम है, खाने पीने से लेकर बिस्तर तक का। ये जहां रुकते हैं वहां एक शहर बस जाता है। कारवां में शामिल लोगों में गुस्सा इस कदर है कि वो हर मुमकिन तरीके से इमरान की सत्ता उखाड़ फेंकना चाहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान के बारे में सुन लीजिए। JUIF के चीफ हैं, मजहबी तकरीरें पढ़ते हैं, लेकिन सियासत में दखल रखते हैं। अब इनका जलवा देख लीजिए। इनकी खुद की फौज है जो इन्हें हर वक्त सुरक्षा घेरे में रखती है। हजारों गाड़ियों का काफिला इनके साथ इस मार्च में मौजूद है। इसके अलावा जिस मंच से ये तकरीरें पढ़ते हैं वो मंच इतना ऊंचा बनाया जाता है जो काफी दूर से देखा जा सके। मौलाना फजलुर रहमान ने अपनी मजहबी ताकत का इस्तेमाल इमरान खान के खिलाफ किया है। इमरान सरकार पर करप्शन का आरोप लगाया है, जिसके बाद लोगों में गुस्सा भड़का है। सफर जारी रहेगा और मुझे उम्मीद है कि साहिवाल के आवाम इस मार्च में शरीक रहेंगे, हम कदम रहेंगे, शाना बशाना रहेंगे और फतह कामरानी इंशाअल्लाह आपके कदम चुमेगी। अब इस्लामाबाद में मौलाना एक बड़ा जलसा करने वाले हैं। हालांकि इमरान सरकार ने मौलाना के इस्लामाबाद में घुसने पर रोक लगाई हुई है, लेकिन इस्लामाबाद के बाहर जलसा करने से मना नहीं किया है। बावजूद इसके मौलाना की जिद है कि वो संसद तक जाएंगे और इमरान को सत्ता से बेदखल करके रहेंगे। आजादी मार्च में शिरकत करके दुनिया को पैगाम दे दिया है कि मौजूदा जाली हुकूमत के खिलाफ पूरी कौम एक सफ पर है और इंशाअल्लाह आजादी मार्च जब इस्लामाबाद पहुंचेगा तो इन हुक्मरानों के दीवारों को गिराएगा। मैं जब पहले दिन तकरीर की प्राइम मिनिस्टर होते हुए तो मैंने एक पेशेंट गोई की और वो मुझे कोई इतना अक्लमंद होने की जरूरत नहीं थी ये पेशेंट गोई करने पे कि एक वक्त आएगा सारा पाकिस्तान का करप्ट जो भी हमारा करप्ट एलिमेंट है ये सब इकट्ठे हो जाएंगे। अगले कुछ घंटे इमरान खान की सत्ता के लिए बड़े मुश्किल साबित होने वाले हैं, क्योंकि मौलाना आ रहा है। इमरान के लिए मुसीबतों का तूफान साथ ला रहा है। वाकया पर ब्रेक कर जल्द वापस लौटते हैं।